Hello everyone, welcome to today's class. How are you all, my rock stars, my champions of an academy? Welcome to today's class of an academy. अब हम देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं नया. Let me start with the slide. So welcome you all to the Unacademy channel, Unacademy CBSE Class 8 channel. Welcome you all to this. Welcome. स्वागत है आप सबका इस चैनल में. सबसे पहले मैं आप सबको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं. आई एम नेहा सूद. आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर. मैं आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ. एसएसटी फॉर क्लास 6th, 7th एंड 8th, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ अन अकेडमी में. आप मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं लाइव एवरी डे, जो रोज होती है. यू कैन यूज़ माई कोड नेहा YT लाइव. आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं और मेरी फ्री स्पेशल क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं. और अगर आपने अन अकेडमी की मेंबरशिप या प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, सो यू कैन यूज़ माय कोड अगेन नेहा YT लाइव, जिसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा. राइट. सो सबको समझ में आ गया. अब आप, आई होप आप लोग मेरा कोड नहीं भूलेंगे. अब नेहा YT लाइव इज़ माई कोड. ठीक है, आपको मेरा कोड यूज़ करना है. अगर आप अन अकेडमी की क्लास अटेंड करने जा रहे हैं, स्पेशल क्लास फ्री देखना चाहते हैं मेरी, तो आपने यूज़ करना है नेहा YT लाइव. तो अब हम देखते हैं आज हम क्लास 8th में क्या नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं. हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड. रूलिंग द कंट्री साइड पढ़ने वाले हैं. दिस इज़ द क्लास 8 टॉपिक. 8th का टॉपिक है और ये हिस्ट्री का टॉपिक है, रूलिंग द कंट्री साइड. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है इस चैप्टर का. चलो पहले हम देख लेते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, फिर हम इस चैप्टर का मतलब समझेंगे. बेसिकली क्या है रूलिंग द कंट्री साइड का मतलब. So the topics that will be covered is the company becomes the दीवान. मेन हम अब इसका स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आएगा द रेवेन्यूज फॉर द कंपनी, नीड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, द प्रॉब्लम, द न्यू सिस्टम, द मुनराव सिस्टम एंड ऑल वॉज नॉट वेल. ऑल इज़ वेल तो हम सब ने सुना होगा, पर यहाँ पे हम क्या सुनेंगे, ऑल वॉज नॉट वेल. राइट. तो अब हम देखते हैं क्या हम इसके अंदर लर्न करने वाले हैं. तो रूलिंग इन द कंट्री साइड का क्या मतलब हुआ. हमारे चैप्टर का नाम है रूलिंग द कंट्री साइड. रूलिंग द कंट्री साइड का क्या मतलब हुआ. मतलब आप सबको पता है कि अंग्रेज भारत में आ गए थे अपना कब्जा जमाने के लिए, पर सबसे पहले अंग्रेज तो सिटीज़ में रूल करने लगे थे, स्टेट्स में रूल करने लगे. पर अब उन्होंने अपना ये कंट्री साइड का रुख बदल दिया था विलेजेस की तरफ. क्यों बदला था उन्होंने विलेजेस की तरफ, हम ये सब पढ़ेंगे. मतलब अब अपना वो दबदबा, अपना रूल कहाँ जमाने की कोशिश कर रहे थे, कंट्री साइड में, इन दी विलेजेस. राइट. विलेजेस के अंदर अपना दबदबा बनाना शुरू कर रहे थे. तो कंट्री साइड का अगर आपसे पूछे क्या है ये रूलिंग दी कंट्री साइड, रूलिंग दी कंट्री साइड का मतलब है कि विलेजेस में वो अपना दबदबा बना रहे थे, क्योंकि विलेजेस से ही उनको बहुत सारी रेवेन्यू दिख रही थी. वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो रही थी, बहुत सारी रेवेन्यू दिख रही थी. अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कैसे. पहले हम ये पढ़ लेते हैं. द ईस्ट इंडिया कंपनी was designated as the Diwan of Bengal on 12th August 1765. 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान ऑफ बंगाल घोषित कर दिया गया. ना कि सिर्फ वो दीवान ऑफ बंगाल थे, और भी 2 स्टेट्स थे. बट पहले हम इसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देख लेते हैं. बैकग्राउंड क्या देखते हैं कि कंपनी इंडिया क्यों आई थी. कंपनी इंडिया इसलिए आई थी, दे केम टू इंडिया
फॉर द ट्रेड। वो किस चीज़ के लिए ट्रेड करने के लिए आई थी? फॉर सिल्क, फॉर कॉटन, फॉर स्पाइसेस, राइट। मेन चीज़ें यहाँ पे इंडिया में बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी थी, बहुत अच्छी थी। उन्होंने सोचा कि इंडिया में जाके क्यों ना हम ट्रेड करना शुरू करें और यहाँ से माल खरीद के हम अपने इंग्लैंड और यूरोप के देशों में सप्लाई करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेसिकली एक चार्टर रखा था क्वीन एलिजाबेथ के सामने। क्या रखा था? कि और भी इंग्लैंड से कोई कंपनी नहीं जाएगी इंडिया, हम ही सिर्फ जाएंगे इंडिया और वहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। जो वो चार्टर मंजूर कर दिया गया था बाय क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ सबको पता है ना, लंदन की रानी, इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ। तो वो आए थे इंडिया और क्या किया था उन्होंने? इंडिया में आके सिल्क, कॉटन और स्पाइसेस का ट्रेडिंग शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स के अंदर एंटर शुरू हुए। थे अंग्रेज चालाक, राइट। अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे पॉलिटिक्स में घुसना शुरू हो गए। उस टाइम पे तो हमारे औरंगजेब जी भी थे, जिनका देहांत 1707 में हुआ था। और आप यहाँ पे देखेंगे 1765 में इंडिया के दीवान बन चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब कितनी तेज़ी से उन्होंने अपना जाल बिछाना शुरू किया, बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही चतुराई से। तो उन्होंने ज़मींदारी राइट्स बेसिकली मुगल औरंगज़ेब जी को पटा के या कुछ ऐसा करके अपना जादू चला दिया उनके ऊपर। तो उनसे थोड़ी बहुत ज़मींदारी राइट्स लेना शुरू कर दिया। ज़मींदारी राइट्स का क्या मतलब हुआ? ज़मींदारी राइट्स का ये मतलब हुआ कि उनसे उनको क्या मिलेंगे? उनको एक पर्टिकुलर जगह दी गई जहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो वो धीरे धीरे घुसना शुरू हो गए उसके अंदर पॉलिटिकल सिस्टम में। फिर उन्होंने अपनी ड्यूटी कम करवाई, ड्यूटी को अबॉलिश कराया, और भी ऐसी धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें होने लग गई थी। कहाँ पे होने लग गई थी? इंडिया में, जब मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें इंडिया के एम्परर्स, रूलर्स हार गए अंग्रेज़ों के सामने। जब वो हारना शुरू हुए तो क्या हुआ? पपेट रूलर्स आने शुरू हो गए मुगल्स के टाइम पे, और बहुत सारी चीज़ें होने लग गई। मतलब इतना बदलाव, इतनी जल्दी जल्दी बदलाव होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे जो अंग्रेज थे उन्होंने जगह को कॉन्कर करना शुरू कर दिया। बंगाल सबसे बड़ी जगह थी। अब हम देखते हैं, अब वहीं से ये कहानी आगे बढ़ती है। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिसाइडेड designated as the Diwan of Bengal on 12th August 1765। देखते हैं हम 12 अगस्त 1765 को ऐसा क्या हो गया था? क्या हो गया था? द कंपनी बिकेम्स द दीवान। दीवान का ये मतलब है उनके पास, दीवान मतलब राइट्स आ गई थी, राइट्स टू कलेक्ट टैक्स। और मतलब जो सारा टैक्स होगा वो उन्हीं के पास होगा, उन्हीं के अंदर होगा, उन्हीं को आएगा। मतलब बहुत सारी रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू, राइट। इज दिस करेक्ट? सो ऑन 12th August 1765, डेट को भूलना मत, ऑन 12th August 1765 रॉबर्ट क्लाइव on behalf of East India Company accepted the दीवानी of Bengal। बंगाल तो हमने सुना था, पर और भी दो स्टेट्स थी, बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा भी थी, फ्रॉम द मुगल रूलर। मुगल्स तब भी रूल कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि मुगल्स भाग चुके थे, मुगल्स तब भी रूल कर रहे थे, पर उनके पास क्या आ गई थी? दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। तो क्या उनको क्या दर्जा मिल गया था? चीफ CFO होता है ना जैसे कंपनी में, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो वही वो बन चुके थे, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। सो द कंपनी हैड टू थिंक एंड प्लान द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बंगाल।
मतलब जैसे उनके पास सारी रेवेन्यू आ रही थी, सब कुछ आ रहा था, द कंपनी हैड टू थिंक, उनको सोचना पड़ा, एंड प्लान द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बंगाल इन सच अ वे दैट इट कुड अर्न मोर मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ द टेरिटरी। मतलब और उनको प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, द प्रॉफिट्स दैट कुड बी यूज टू फाइनेंस देयर बिजनेस एंड द वॉर्स। इसका क्या मतलब हुआ? द कंपनी जो थी वो बन चुकी थी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। सो द कंपनी हैड टू थिंक, प्लान द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनको पूरा प्लान करना पड़ता था। अब जैसे आपकी कोई गवर्नमेंट आती है, आपके देश में बीजेपी गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, तो वो प्लानिंग और थिंकिंग और ऑर्गेनाइज करती है ना पूरे देश को। तो ऐसे ही वो भी बन चुके थे, उनको पूरी टेरिटरी को ऑर्गेनाइज करना था, प्लान करना था और सब कुछ करना था इन सच अ वे दैट इट कुड रन मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ द टेरिटरी, प्रॉफिट्स दैट कुड बी यूज टू फाइनेंस देयर बिजनेस एंड द वॉर्स। वो वॉर्स भी बहुत लेते थे, लाइक वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 उसी समय हुई थी। एज अ फॉरेन पावर, द कंपनी रियलाइज दैट इट इज नीडेड टू मैनेज द लोकल रूलर्स इन इंडियन विलेजेस बिकॉज they were respected by the locals and removing them might anger the common people. एज अ फॉरेन पावर उन्होंने सोचा कि कंपनी को रियलाइज करना चाहिए दैट इफ नथिंग दे नीड टू मैनेज द लोकल रूलर्स। लोकल रूलर्स कौन थे? लोकल रूलर्स थे जो बेसिकली विलेजेस में रह रहे थे, दे वर स्टेइंग इन दी विलेजेस, जो विलेजेस में रह रहे थे, एंड बिकॉज दे वर रिस्पेक्टेड बाय द लोकल्स एंड रिमूविंग देम माइट एंगर द कॉमन पीपल। तो उनको भी कुछ आधा सरकार और जहाँ से मेन टैक्स आएगा उनको रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत देनी पड़ेगी अपनी रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। उनकी रेवेन्यू इंक्रीज होगी उसी से, जैसे वो टैक्स कलेक्ट करेंगे और सब कुछ कलेक्ट करेंगे, तो उनको भी थोड़ा बहुत उनके ऊपर रिस्पेक्ट बाय लोकल्स बाय रिमूविंग देम माइट एंगर द कॉमन पीपल। अब हम ये स्लाइड फिर से पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, कैसे कैसे कंपनी दीवान बनना शुरू हुई थी, क्या क्या उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी और उन्हें ऐसा क्या करा था। On 12th August 1765, Robert Clive, on behalf of East India Company, accepted the Diwani of Bengal, Bihar, Odisha from the Mughal ruler. The company became the chief financial administrator of the territory under its control, and so the company had to think, plan, the organize of Bengal in such a way that it could earn maximum profit out of the territory, profits that could be used to finance their businesses and wars. As a foreign power, the company realized that it needed to manage the local rulers in India villages because they were respected by the locals and removing them might anger the common people. आई होप आप सबको ये स्लाइड समझ में आ गई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेट होगी इसके अंदर वो होगी 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ था, 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफिशियली दीवानी घोषित कर दिया गया था, एक्सेप्टेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। चलो उसकी एक पेंटिंग भी देख लेते हैं। बेसिकली इस पेंटिंग में आप क्या देख रहे हैं, एक मुग़ल एम्परर हैं, बाकी सारे अंग्रेज भी खड़े हैं और भी बाकी लोग खड़े हुए हैं और वो उनको दीवानी राइट्स दे रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव जी को। बट एक्चुअली में ये सिचुएशन हुई नहीं थी, ये एक पेंटिंग स्पेशली डिज़ाइन की गई थी, बताया गया था कि ऐसी टाइप की एक पेंटिंग बनाओ, ऐसी टाइप की एक पेंटिंग बनाओ। बट दिस इज़ बेसिकली फेक पेंटिंग, ये फेक है, दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक, मतलब ऐसा रियल में नहीं हुआ था। ये रॉबर्ट क्लाइव जी ने बनवाई थी पेंटिंग, क्यों? वो दिखाना चाहते थे, वो लोगों को दिखाना चाहते थे दैट दिस इज द एंड ऑफ द कौन सा एम्पायर, मुगल एम्पायर, दिस इज द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर, ये मुगल एम्पायर का एंड था। दिखाना चाहते थे कि हमारे पास कितनी पॉवर्टी, कितनी अथॉरिटी, पॉवर्टी नहीं सॉरी, कितनी पावर, कितनी अथॉरिटी, कितने ताकतवर हो गए हैं कि उन्होंने इतने साल राज करने वाले मुगलों को दबा दिया और सब कुछ कर दिया और एट लास्ट उनके पास क्या मिल गया,
दीवानी राइट्स मिल गए, जिसमें से वो कलेक्ट करेंगे टैक्स बिहार, उड़ीसा और बंगाल से फ्रॉम दी मुगल रूलर। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रेवेन्यू, रेवेन्यू फॉर दी कंपनी। रेवेन्यू फॉर दी कंपनी का क्या मतलब हुआ? रेवेन्यू फॉर दी कंपनी, रेवेन्यू मतलब जो कहाँ से आएगी? अब हमें इतना बड़ी किंगडम को चलाना है, कैसे? रेवेन्यू मतलब कहाँ से आएंगे हमें प्रॉफिट्स, टैक्स। टैक्स इज बेसिकली द रेवेन्यू फॉर द कंपनी। जो टैक्स वो कलेक्ट करते थे एग्रीकल्चर से, पीजेंट से, फार्मर से, ज़मींदारों से, ये वो रेवेन्यू हैं उनके लिए, और कोई रेवेन्यू नहीं थी उनके लिए। द कंपनी हैड बिकम द दीवान बट इट स्टिल सॉ इटसेल्फ एज प्राइमली एज अ ट्रेडर। थे तो वो ट्रेडर ही, आए थे वो इंडिया ट्रेडिंग करने, राइट? ट्रेडिंग करने आए थे, ये मैं मार्क हाईलाइट कर रही हूँ। बट दे वर प्राइमरीली एज अ ट्रेडर। वो आए किस लिए थे इंडिया में? ट्रेडिंग करने। किस चीज़ की ट्रेडिंग करने आए थे? हमने यहाँ पे भी पढ़ा है, वो सिल्क की, कॉटन की, स्पाइसेस की ट्रेडिंग करने आए थे। ठीक है, it wanted a large revenue income but it was unwillingly to set up any regular system of assessment and the collection। उनको चाहिए थी तो बहुत लार्ज रेवेन्यू, कह रहे थे जितना कुछ आए सब कुछ मैं लूट लेता हूँ, सब कुछ लूट लेते हैं, बट वो कोई रेगुलर सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करना चाहते थे, कलेक्शन को इम्प्रूव नहीं करना चाहते थे, बस बड़े बड़े टैक्स लगा दिए गए। द एफर्ट वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड बाय। एफर्ट, जहाँ पे एफर्ट डाला जा रहा था, मेन देखो एफर्ट कहाँ डाला जा रहा था, कंपनी की मतलब डेवलपमेंट रोक दी, हर जगह की, बंगाल की हर जगह की डेवलपमेंट रोक दी गई। बस सारा पैसा, सारा एफर्ट कहाँ डाला जा रहा था? वॉज टू इंक्रीज द रेवेन्यू एज मच एज इट कुड बाय फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एंड चीपली एज पॉसिबल। तो इसमें हम देखेंगे, ये जो हमने लिस्ट बनाई थी इसमें कॉटन भी था, तो कॉटन बहुत अच्छी मिलती थी इंडिया में, सिल्क बहुत अच्छी मिलती थी। एज मच इज कुड बाय द फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एज चीपली एज पॉसिबल। जितना सस्ता माल हम खरीद सकते हैं खरीदेंगे, सबसे सस्ता माल खरीदना शुरू कर देंगे, और क्या होगा? अपनी रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे। हम अपनी रेवेन्यू से मतलब है, हमें अपने प्रॉफिट से मतलब है, हमें इस इंडिया से कोई मतलब नहीं है। Within the 5 years, the value of goods bought by the company of the Bengal doubled। सबसे इम्पोर्टेंट, उनके तो बल्ले बल्ले हो गई कि 5 सालों में जो वैल्यू ऑफ गुड्स जो वो बंगाल से लाए थे, कंपनी इन बंगाल, उनकी डबल होनी शुरू हो गई। बिफोर 1865 द कंपनी हैड परचेज गुड इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। Now the revenue collected in Bengal could finance the purchase of goods for export। अब जो मेन प्रॉब्लम अब आनी शुरू हो गई थी बंगाल में, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट होती थी, सब कुछ होता था, पर सारा पैसा, सारा फाइनेंस कहाँ जाता था? परचेज ऑफ द गुड्स, परचेज ऑफ द गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। Soon it was clear that the Bengal economy was facing a deep crisis। मतलब बंगाल में तो कुछ भी नहीं पैसा जा रहा था, उनका मटका खाली होता जा रहा था। The artisans were deserting villages since they were forced to sell their goods to the company at the low price। उनका मेन मोटिव क्या था? अपनी प्रॉफिट डबल करना। अपना प्रॉफिट डबल करते रहेंगे तो अब उतना ही उनको फ़ायदा होता जाएगा, उतनी उनको रेवेन्यू आएंगी, उतने उनके प्रॉफिट्स आएंगे। बेसिकली दे वर प्रॉपर बिजनेसमैन, बिजनेस के हिसाब से वो चल रहे थे। Soon it was clear that the Bengal economy was facing deep crisis। Artisans were deserting villages since they were forced to sell their goods। तो अब क्या हो गया? लोग गांव को छोड़ने लग के भागने शुरू हो गए थे कि ये, क्योंकि अंग्रेज गांव की तरफ उनका हो गया था कि यहाँ से तो हमें बहुत रेवेन्यू आने वाली है। तो आर्टिसियंस, जो आर्टिस्ट थे वगैरह थे, वो विलेज छोड़ के जाने लगे थे, एज दे वर फोर्स टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लोअर प्राइस।
peasants were unable to pay the dues as they were demanded for them. तो peasants were, इतना ज़्यादा उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया था कि दे वर अनएबल टू पे, उनकी इतनी कमाई ही नहीं हो रही थी जितना ज़्यादा टैक्स था. आर्टिसियन प्रोडक्शन वॉज इन डिक्लाइन. एग्रीकल्चर कल्टिवेशन शो द साइंस ऑफ कोलैप्स. एग्रीकल्चर सब कुछ डिक्लाइन होना शुरू हो गया था. ईच एंड एवरीथिंग वॉज डिक्लाइनिंग. सबसे बड़ी बात है कि बंगाल की इकोनॉमी ख़त्म होनी चल रही, मतलब बंगाल नीचे आता शुरू हो गया था. देन इन 1770 अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 million people in Bengal. About 1/3 of the population was wiped out. क्या मतलब हुआ इसका? 1770 में अ टेरिबल फेमाइन, फेमाइन का मतलब है भूख, भूखमरी फैल चुकी थी. भूखमरी इसका मतलब है भूखमरी, अकाल पड़ गया था, जिसमें से 10 million people, 10 मिलियन पीपल बंगाल में मर गए थे, जिसकी वजह से 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 100 में से 33 लोग मर चुके थे. 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट, मतलब ख़त्म हो चुकी थी. कितना बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ा था, डेवलपमेंट ख़त्म कर दी थी, सब कुछ ख़त्म कर दिया था. बट द 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वॉज वाइप्ड आउट. रेवेन्यू कलेक्टेड वॉज यूज टू परचेज गुड्स फॉर एक्सपोर्ट. सबसे पहली इसमें मेन हाईलाइट पॉइंट्स क्या हैं, देखो ये 1, 2 and 3. So the revenue collected was used to purchase goods for export. Bengal economy was forced a deep crisis. क्यों? सबको रीजंस पता चल गए अब. बंगाल फेस्ड अ सीवियर फेमिनाइन, मतलब भूख, अकाल जैसा पड़ चुका था, इन ईयर 1770. अब डेट्स याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें. 1765 में वो दीवान बने थे और 1770 में 5 सालों के अंदर उन्होंने बुरा हाल कर दिया था बंगाल का. सिर्फ 5 साल की गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ख़त्म कर दिया था सब कुछ, और वहाँ पे 10 मिलियन पीपल वर dead, declared dead, were killed. About 1/3 of the population was wiped out. ख़त्म हो चुकी थी उनकी पॉपुलेशन, बंगाल ख़त्म हो चुका था एक तरह से. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्टोरीज़ हैं बेसिकली, और ये सच्चाई भी है. हमारे देश ने कितना कुछ सहा, कितना कुछ देखा, बहुत ही बुरा हाल हुआ था उस टाइम पे. नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. अब सबसे पहली बड़ी बात है, जब उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, इतने लोग मर गए हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो अभी भी वो अपनी रेवेन्यू के बारे में ही सोच रहे थे. उन्होंने और कुछ नहीं सोचा, उन्होंने रेवेन्यू के बारे में ही सोचना शुरू हो गए थे. उन्होंने कहा चलो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर उस एरिया को इम्प्रूव करते हैं ताकि हमें फिक्स्ड इनकम आनी शुरू हो जाए. तो राजास एंड दी तालुकास वर मेड जमींदार्स. राजास और तालुकास थे, उनको जमींदार घोषित कर दिया गया था उस टाइम पे, जो राजास वगैरह थे. जमींदार्स कलेक्टेड रेवेन्यूज फ्रॉम द पीजेंट्स एंड पेड टू द कंपनी. तो जमींदार कौन थे? जमींदार वो थे जो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू, टैक्स कलेक्ट करते थे, पीजेंट्स थे, एंड वही टैक्स वो पे करते थे कंपनी को. द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड परमानेंटली. तो जो अमाउंट था रेवेन्यू का, उसको फिक्स कर दिया गया कि इतना आपको पे करना ही पड़ेगा, आइदर बाय हुक और बाय क्रुक, कुछ भी करके, मार धाड़ करके आपको पे करना पड़ेगा. द कंपनी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटल्ड इन 1793. 1793 में परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर. चलो और थोड़ा बहुत देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है. फिर से वही बात, हम फिर से अच्छे से एक्सप्लेनेशन लेंगे इस चीज़ का, ठीक है. सॉरी. द कंपनी नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर.
The company knew that the most Indians practice agriculture, and if it did not improve agriculture, then it cannot continue to earn big revenues. तो उन्होंने बोला कि कंपनी को पता था कि दैट द मोस्ट इंडियन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन, और अभी भी है। अभी भी वर्ल्ड में 50% ऑफ द पीपल, मैं वर्ल्ड की बात कर रही हूँ अभी, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। एंड इफ दे डू नॉट इम्प्रूव एग्रीकल्चर, दैट कुड कंटिन्यू टू अर्न बिग रेवेन्यूज। अगर उन्होंने एग्रीकल्चर को नहीं इम्प्रूव किया, एग्रीकल्चर में फिर अगर इम्प्रूवमेंट्स नहीं लाई, तो क्या होगा, हमें उनको बिग रेवेन्यूज आने बंद हो जाएंगे, मतलब टैक्स आना बंद हो जाएगा, जिससे वो अपने खर्चे कैसे चलाएंगे, कैसे वो अपनी कंट्री को बल लेंगे। सो द कंपनी इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं मार्क करती चल रही हूँ, आप इसको पढ़ते चलिए और नोट करते चलिए, ठीक है। वेयर बाय द जमींदार्स वर आस्क्ड टू कलेक्ट rent from the peasants and pay revenues to the company. Zamindars were allowed was collect rent from the peasants and pay revenue to the company. मतलब जमींदार उन्होंने अपॉइंट किए कि रेंट कलेक्ट करो और हमारे को दो आगे। The plan was that the permanent settlement will ensure a regular income. Permanent settlement will ensure the regular income for the company, and that it will encourage zamindars, rajas and talukadars to improve lands in their territory, because better lands will give them better revenues, while the amount they had to pay to the company was fixed permanently. इससे उनका एक प्लान था। क्या प्लान था? उन्होंने इनकरेज किया ज़मींदार, जिसमें राजाज और तालुकादार आते थे, टू इम्प्रूव लैंड्स ऑफ द टेरिटरीज, अपने लैंड इम्प्रूव करो, बिकॉज बेटर लैंड्स विल गिव देम बेटर रेवेन्यूज, while the amount they had to pay to the company was fixed permanently. इतना सही हमने समझ लिया? इतना हमने अभी तक समझ लिया है, ठीक है। तो अब हम फिर से स्लाइड शो ऑन करते हैं। अब हमने देखा परमानेंट सेटलमेंट भी आ गई 1793 में। हमने देखा कि 1770 में बंगाल में क्या हुआ, फेमाइन आ गया था, जिसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, और 1765 में दीवानी राइट्स मिल गए थे, ठीक है। अब हम चलते हैं बंगाल रॉयट्स। इसमें ये थोड़ा बहुत आपकी जनरल नॉलेज के है। बंगाल रॉयट्स क्या थे? इन बंगाल विलेजेस द पावरफुल रॉयट्स, मतलब पावरफुल लोग थे जिनके पास अपने खेत वगैरह थे या लैंड थे, गेव लैंड टू अदर्स विद ए वेरी हाई रेंट, मतलब उसको किराए पे चढ़ाना शुरू हो गए थे, रेंट पे किराया लेना शुरू हो गए थे, कि आप हमारे लैंड पे आके एग्रीकल्चर करो, खेती करो, पर हमें क्या दो, इन रिटर्न किराया देना शुरू कर दो। दिस डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ अंडर टेनेंट्स इन द बंगाल। अंडर टेनेंट्स की कंडीशन बहुत ही पुअर हो गई थी। क्यों पुअर हो गई थी? पुअर कंडीशन हो गई थी इनकी, क्योंकि एक तरफ तो उनको रेंट भी देना था, ठीक है, और दूसरी तरफ उनको टैक्स भी देना था कंपनी को, तो उनको डबल मार पड़ रही थी, एक तरफ रेंट की भी, एक तरफ टैक्स की भी। सो वेरी टफ सिचुएशन हो चुकी थी अंडर टेनेंट। द कंडीशन ऑफ अंडर टेनेंट्स इन बंगाल वाज वेरी बैड, तो उसको बोला जाता है बंगाल रॉयट्स। इन बंगाल विलेजेस द पावरफुल रॉयट्स गेव द लैंड टू अदर्स इन अ वेरी हाई रेंट। रेंट भी कुछ छोटा मोटा नहीं था, अच्छे खासे रेंट पे देते थे। दिस डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ अंडर टेनेंट्स इन बंगाल, राइट। लेट्स मूव ऑन। द प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम बहुत सारी थी, प्रॉब्लम तो थी पर उनको दिख कम रही थी। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रही थी? द लैंड रेवेन्यू वॉज वेरी हाई, जमींदार्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे
दोज हु फेल टू पे लॉस देयर जमींदारीज। तो जो लैंड की रेवेन्यू थी, हर तरफ उनको लैंड की रेवेन्यू थी, वो वॉज वेरी हाई, बहुत ज़्यादा थी। जमींदार्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, जमींदार्स को पे करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आपने वो पिक्चर देखी है लगान, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कैसे किया था उन्होंने, कैसे एक लगान माफ़ कर देंगे आपका। तो किसके लिए वो उन्होंने क्रिकेट मैच करना शुरू किया था और सब कुछ करना शुरू किया था। वो एक्चुअली कहानी है, लगान ही था बेसिकली, उनको लगान देना पड़ता था, जिसे डैट इज व्हाट इज टैक्स, उनको टैक्स देना पड़ता था। वो कहते थे काश हमारा ये टैक्स कम हो जाए, तो काश वो भी कुछ कमा पाते, राइट। दोज हु पे टू लॉस देयर जमींदारीज, जमींदारीज हैड द लीस्ट इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द लैंड, उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू ख़त्म कर दिया था। इन 19th century the market prices increased and cultivation expanded leaded to higher incomes of zamindars but not the company। 19th century में क्या हुआ, कुछ क्रॉप्स के रेट, कल्टीवेशन के रेट बढ़ने शुरू हो गए और ज़मींदार्स को बहुत काफ़ी पैसा आना शुरू हो गया। बट उनको, वो तो अपना टैक्स पे कर रहे थे एक तरफ, बट कंपनी को इसमें भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि क्यों हायर इनकम ऑफ जमींदार बट नॉट टू द कंपनी, कंपनी को हायर इनकम क्यों नहीं मिल रही है। लेट्स सी इट मर्दर। द प्रॉब्लम विद द परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट में था ये कि वो फिक्स कर देते थे रेंट, फिक्स रेंट था, राइट, कि इतना आपने देना ही देना है, चाहे जितना प्रॉफिट हो नुकसान हो वो तुम्हारे पल्ले है और तुमने रेंट देना ही देना है। Soon after introducing the permanent settlement, the company realized that zamindars, local landlords, were not improving the farmlands because the amount they had to pay to the companies was so high they had little money left to improve the farmlands। ये मेन पॉइंट डिस्क्राइब करती है क्यों वो अपने लैंड को इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी, क्योंकि कंपनी आधा तो कंपनी रेंट ही ले जाती थी एंड दे हैड लिटिल मनी लेफ्ट टू इम्प्रूव देयर लैंड्स। बाय 1810 द कंपनी हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग अनहैप्पी, ना खुश होने लगे थे, एज यूजल वो ना खुश ही रहते थे। विद द परमानेंट सेटलमेंट, उन्होंने कहा हमने तो फिक्स कर दिया, हम तो इतना ही लेंगे। बिकॉज ऑफ द राइजिंग मार्केट प्राइजेस, इंक्रीज कल्टिवेशन, इंक्रीज द इनकम ऑफ जमींदारीज बट नॉट द कंपनी। मेन प्रॉब्लम यहाँ शुरू हुई, उनका ना खुश होने का सिस्टम चलता ही रहा। क्या था वो, दे वर फीलिंग अनहैप्पी with the permanent settlement because of the rising market prices and increased cultivation, increased money। जमींदारों के पास तो पैसा आना शुरू हो गया था, पर उतना पैसा कंपनी के पास क्यों नहीं आ रहा। कंपनी ये सोच विचार में पड़ गई, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। Despite the increased revenues, few zamindars showed any interest in improving the lands of their farmers। ठीक है, this was because many zamindars had lost their land to company and had lost interest in improving them। अब कंपनी की क्या प्रॉब्लम थी, रेंट उन्होंने लेना ही लेना है, कैसे भी दो हमें लैंड आके दो, नहीं तो हम तुम्हारा लैंड ही छीन लेंगे। तो डिस्पाइट इंक्रीज इन रेवेन्यूज, फ्यू जमींदार थे, उन्होंने इंटरेस्ट शोना शुरू किया इन इम्प्रूविंग द लैंड्स ऑफ देयर फार्मर्स। दिस वॉज बिकॉज जमींदारीज हैज लॉस्ट देयर हैंड्स इन द कंपनी एंड हैड लॉस्ट इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग दैम, whereas others who had big losses during the beginning of the permanent settlement now has a chance to make up their losses instead of spending improving farmlands। तो उन्होंने अभी भी वो बहुत ही कम पैसा लगा रहे थे, बेसिकली कम पैसा लगा रहे थे इम्प्रूविंग लैंड्स में अपने में, क्योंकि उनको लगा आधा पैसा तो हमारा कौन ले जाएगी, कंपनी। द कल्टिवेटर्स इन द विलेज ऑल्सो फाउंड दिस सिस्टम अनरीजनेबल। तो कल्टिवेटर्स जो थे विलेज के, उनको ये सिस्टम ठीक नहीं लगा, बिकॉज समटाइम दे हैड टू बोरो मनी फ्रॉम दी मनी लैंडर्स टू पे हाई रेंट्स टू दी जमींदार। जो रेंट पे चढ़ाया गया था, बेसिकली जो किराए पे चढ़ाया गया था रेंट, उनको क्या था, देवर सिस्टम वॉज अनरीजनेबल बिकॉज समटाइम्स दे हैड टू बोरो मनी फ्रॉम दी मनी लैंडर्स। उस टाइम पे कोई बैंक वगैरह तो होते नहीं थे,
तो उनको मनी लैंडर से लोन लेना पड़ता था टू पे हाई रेंट टू द जमींदार एंड दे वर अनएबल टू पे द मनी बैक। उनको मनी वापस करने में बहुत दिक्कतें आती थी। दे लॉस देयर लैंड्स एंड दे हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन इफेक्टिवली मेकिंग देयर फैमिलीज जॉबलेस एंड होमलेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको थोड़ा बहुत मैं फिर से ये रीड करके बता देती हूँ, अगर कुछ डाउट होता है सो इट विल बी क्लियर इट। सून आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट, ये स्टोरी शुरू होती है परमानेंट सेटलमेंट के टाइम पे। प्रॉब्लम्स क्या आई थी परमानेंट सेटलमेंट में? द कंपनी रियलाइज दैट द जमींदार्स वर नॉट इम्प्रूविंग द फार्मलैंड्स। फार्मलैंड्स क्यों नहीं इम्प्रूव कर रहे थे वो? क्योंकि कंपनी हैज सो हाई दैट दे हैड लिटिल मनी लेफ्ट टू इम्प्रूव फार्मलैंड्स। By 1810 the company also started feeling unhappy. ना खुश थे वो, क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस हो चुके थे चीज़ों के डबल, विच इंक्रीज कल्टीवेशन, इंक्रीज इनकम, और इनकम किसकी ज़्यादा पड़ रही थी? जमींदार की, बट नॉट दी कंपनी। डिस्प्राइट इंक्रीज रेवेन्यूज, कुछ ही जमींदार थे जो अपना लैंड को थोड़ा बहुत ठीक ठाक करते थे, बाकी कुछ ज़मींदार ऐसे थे वो लैंड को इम्प्रूव नहीं करते थे। क्योंकि उनको लगता था उनका लैंड कभी भी छिन सकता है, ठीक है, बिकॉज एंड द कल्टिवेटर्स इन द विलेजेस, जिनको किराए पे चढ़ाया गया था लैंड, उनके लिए तो और भी बुरा हाल था, बिकॉज उनको दो दो चीज़ें इकट्ठी देनी पड़ रही थी, एक तरफ से रेंट, एक तरफ से टैक्स टू द कंपनी। बट समटाइम दे हैड टू बोरो मनी, उनको लोन लेना पड़ रहा था मनी लेंडर से, और कई बारी तो वो पे भी नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनका लैंड छीन लिया जाता था। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो हु इंट्रोड्यूस मालवारी सिस्टम? पहले हम देखते हैं मालवारी सिस्टम के बारे में, आपको मैं बता देती हूँ। मालवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम बोला जाता है। इसमें महल का मतलब होता है विलेज सॉरी, महल का मतलब होता है विलेज। द लैंड वॉज इंस्पेक्टेड, ये एक नई सिस्टम लॉन्च हुई थी, मालवारी सिस्टम। द लैंड वॉज इंस्पेक्टेड, fields were measured and the customs and rights of different groups were recorded. इसमें क्या था कि मालवारी सिस्टम में क्या थी, इंस्पेक्शन करनी शुरू हो गई थी, इंस्पेक्शन होनी शुरू हो गई थी लैंड की। कौन कर रहे थे? कंपनी वाले ही कर रहे थे। फील्ड्स, उनकी फील्ड्स को नापा जा रहा था, हर तरफ से देखा जा रहा था क्या उगाया जा रहा था, और उनका लैंड करा हुआ था। ईच प्लॉट रेवेन्यू वॉज कैलकुलेटेड एंड एडेड अप टू द रेवेन्यू टू बी पेड बाय द विलेज। विलेज द्वारा कितना रेवेन्यू दिया जाएगा। तो हु इंट्रोड्यूस द मालवारी सिस्टम? किसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने। हॉल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम। अब आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इंट्रोड्यूस मालवारी सिस्टम? मालवारी हॉल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम कॉल्ड मालवारी सिस्टम इन द ईयर 1822। अब थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द न्यू सिस्टम वॉज डिवाइज्ड, एक और नया सिस्टम आ गया। बाय द अर्ली 19th century the company officially finally felt that there is need of more money, और पैसा लाओ और रेवेन्यू लाओ। A system like permanent settlement that limited the company revenues wasn't such a good idea after all. परमानेंट सेटलमेंट से वो खुश नहीं थे बेसिकली। सो हॉल्ट मैकेंजी नाम के इस कंपनी की थे। अनदर इंग्लिशमैन devised a new system called Mahalwari settlement, which comes into effect in 1822. Under the new system, collectors were asked to visit villages. collectors को बोला जाता था जाओ गांव में जाओ, देखो उनके खेत वगैरह क्या काम करते हैं। measure, inspect the land and record the customs and rights of the different groups of people who lived there. उनका देखो वो क्या काम कर रहे हैं, क्या खेती कर रहे हैं, कितना लैंड है उनके पास, सब कुछ एक रिकॉर्ड सा बना के लेके आओ। एक रिकॉर्ड बनाओ, रिकॉर्ड बुक बनाओ, शुरू करो रिकॉर्ड बनाना।
After taking all those into account, a revenue was estimated that each village or महल had to pay the amount that was revised periodically. अब उन्होंने रिवाइज करने शुरू हो गए periodically. अब पहले तो वो फिक्स कर दिया था, अब उन्होंने चेंजेस करना शुरू कर दिया. So the revenue was estimated that each village, इसमें विलेज आता था पूरा, महल had to pay the amount that was also revised periodically. So आप सबको ये क्लियर हो गया मालवारी सिस्टम का. किसने इंट्रोड्यूस किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने. हॉल्ट मैकेंजी इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ मालवारी सिस्टम इन 1822 में इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, और इसमें फील्ड्स को इंस्पेक्ट किया जाता था, सब कुछ किया जाता था. वो मेजर custom rights and different groups were recorded. Each plot revenue was calculated. और ये periodically changes होते रहते थे इसके अंदर. ठीक है, अपने उनको किसने भेजा था? उन्होंने न्यू सिस्टम. कलेक्टर्स वर आस्क्ड टू विजिट विलेजेस. अब आ गया है मुनराव सिस्टम. मुनराव सिस्टम में क्या था? इन सदर्न इंडिया देयर वाज नो ट्रेडिशन ऑफ द जमींदार. अब ये जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया था, यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं था ज़मींदारी का. कैप्टन एलेक्जेंडर रीड स्टार्टेड दिस सिस्टम ऑन अ स्मॉल स्केल. थॉमस मुनरो, फिर आए थॉमस मुनरो, एक्सटेंडेड एंड डेवलप दिस सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे इस सिस्टम में क्या था. इसमें भी बेसिकली ये ज़मींदारी ही सिस्टम था जिसमें टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम था, क्योंकि वो सदर्न इंडिया में नहीं था. Munro system was another name of this system was Roytwari system. So what was the another name? ठीक है, ये बोला जाता था उसको साथ ही में. Each peasant's land was separately inspected and the revenue was fixed. The cultivators, royals would directly pay the tax to the colonial officers. दो इसके अंदर जो कल्टिवेटर्स थे वो डायरेक्टली पे करते थे टैक्स टू दी ऑफिसर्स. अंग्रेजों को डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे. तो अब हमने मुनराव सिस्टम में क्या सोचा कि मुनराव सिस्टम बेसिकली कहाँ होता था? इन दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. इन दी सदर्न पार्ट ऑफ इन दी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जिसमें से कैप्टन एलेक्जेंडर ने कुछ सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया पर स्मॉल स्केल में था. बट लेटर द थॉमस मुनरो एक्सटेंडेड एंड डेवलप द सिस्टम. Munro system was the another name of Royatwari system. Each peasant's land was separately inspected and the revenue was fixed. The cultivators would directly pay the tax to the colonial officers. अब all was not well basically. सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था. परमानेंट सेटलमेंट में, महलवारी सेटलमेंट में, राउतवारी सेटलमेंट में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स कर रही थी. ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट में कुछ लिमिटेशंस थी. पीजेंट्स टॉट देयर लैंड्स, क्योंकि उनको हाई रेंट देना पड़ता था. पीजेंट हैड टू पे वेरी हाई रेवेन्यूज, बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज देने पड़ रहे थे. रॉयट्स फ्लड देयर कंट्री साइड टू अवॉइड पेइंग रेवेन्यूज. विलेज बिकम डिजर्टेड. तो जो रॉयट्स रह रहे थे विलेजेस के अंदर, वो छोड़ के भागे जा रहे थे. दे वर रनिंग दी फ्रॉम दी विलेजेस. They were running from the villages. Villages became deserted, मतलब खाली हो चुके थे. deserted. deserted का मतलब है जैसे रेगिस्तान खाली पड़ा रहता है, वैसे ही वो deserted हो चुके थे, खाली हो चुके थे. तो मालवारी सिस्टम एंड रॉयटवारी सिस्टम में क्या था? वेरी हाई रेवेन्यू था इसके अंदर. All three new system designed and introduced by the British proved to be their failures. They were all the फेलियर थे, फ्लॉप शो थे. द कंपनी हैड इम्पोज दिस सिस्टम टू इंक्रीज देयर इनकम फ्रॉम लैंड्स एंड फार्मर्स ऑफ इंडिया
but the revenue they demanded was so high that the farmers went bankrupt. bankrupt क्यों हुए थे? क्योंकि उन्होंने मनी लेंडर से बहुत पैसा उधार ले लिया था. and died of hunger as the fertile lands became a barren and fell into disuse. मतलब उनका जो लैंड था जिससे उनकी कमाई होती थी, सब कुछ होता था, वो सब खत्म होता जा रहा था. देखा आपने कैसे उन्होंने, ये देखो. अब ये देखते हैं डिफरेंट लैंड रेवेन्यूज एंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश. परमानेंट सेटलमेंट में बिहार, बंगाल और उड़ीसा थी. रायतवाड़ी सेटलमेंट में इसमें ये मुनराव सिस्टम भी था बेसिकली. में साउथ इंडियन रीजन्स में था. और वो जो महलवारी सिस्टम में था वो था नॉर्थ वेस्ट रीजन. आप इसको नोट भी कर सकते हैं. ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए ये स्लाइड रखती हूँ ताकि आप ये सब नोट कर पाएँ कि कौन से रीजन्स में ये सब था. बेसिकली परमानेंट सेटलमेंट था बिहार, बंगाल और उड़ीसा में. रॉयतवाड़ी सिस्टम जो हमने मुनराव सिस्टम पढ़ा था इधर, इट वाज इन साउथ इंडिया, साउथ इंडियन रीजन्स. और महलवाड़ी सिस्टम था नॉर्थ वेस्ट रीजन्स के अंदर. क्लियर? अब हम थोड़ी बहुत समरी देख लेते हैं. अभी इस वाली क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे. ठीक है. द कंपनी वॉज अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बंगाल. राइट. ठीक है. The company had the target to earn lot of revenue, so the settlement was introduced. The permanent settlement resulted in great loss for the company. Mahalwari settlement was introduced in northwestern India. Royatwari system was introduced in southern India, and peasants had to pay heavy revenues and thus the villages become deserts. मतलब वो भाग चुके थे, कुछ लोग तो गांव छोड़ के भागना शुरू हो गए थे, इतना उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो गया था टैक्स के लिए, रेवेन्यू के लिए. थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स. शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर वो होंगे जो आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं और थोड़ा बहुत आपको रिवाइज भी करा सकते हैं. राइट. Who started the रोयतवारी सिस्टम? रोयतवारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? Alexander Red started the system on a small scale, but this was further developed as Thomas Munro. तो रोयतवारी सिस्टम का नया और दूसरा नाम क्या था? फटाफट से मुझे बताओ. मुनरो सिस्टम, जो साउथ रीजन्स में था. देन द सेकेंड क्वेश्चन नंबर, ये क्लियर हो गया सबको? राइट. तो सेकेंड क्वेश्चन ये है, वाई वॉज द कंपनी इंटरेस्टेड इन अर्निंग मोर रेवेन्यू? क्यों कंपनी इंटरेस्टेड थी वॉज अर्निंग फॉर मोर रेवेन्यू? क्यों रेवेन्यू के पीछे इतना भाग रहे थे? द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द कंपनी वॉज यूज फॉर बाइंग इंडियन गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, पेपर. पेपर पता है सबको क्या होता है? काली मिर्च. क्लोव एंड क्लोव मतलब लौंग. कार्डमन मतलब इलायची. एंड एक्सपोर्टिंग देम. द रेवेन्यू वॉज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बेयरिंग द राइसिंग कॉस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. मतलब उनको ट्रेडिंग करनी थी, उनको ये पैसा चाहिए था ताकि वो ये सब चीज़ें खरीद के बेच के अपने आप को एक्सपोर्ट कर दे अपनी जगह पे. जस्ट नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. 2 क्वेश्चंस और भी हैं, प्लीज टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन. ठीक है. इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट आर द बेनिफिट्स reaped by the ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ दीवान ऑफ बंगाल?
With the appointed as the Diwan, the company had become a chief financial administrator of the Bengal. The company could now administer the land and revenue resources of Bengal and could utilize the revenue to meet the expenses of the company. The company now had the liberty to trade in all goods it wanted to. Clear? क्यों आए थे? What were the benefits of East India Company as a Diwan of Bengal? With the appointment as the Diwan, the company became the chief financial administrator. चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुकी थी, फाइनेंस हैंडल कर रही थी. द कंपनी नाउ एडमिनिस्ट्रेटेड द लैंड रेवेन्यू कंपनी बंगाल एंड कुड यूटिलाइज द रेवेन्यू टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा. हु वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द रेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी अंडर द परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट में कौन कलेक्ट कर रहा था? वो थे जमींदार्स. Zamindars were appointed to collect rent and pay revenue to the company during the permanent settlement. Please note it down. Note कर लीजिए. Very important. आई होप आप सबको ये चैप्टर थोड़ा बहुत समझ में आया है, जितना मैंने समझाने की कोशिश की है. बट इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट दिस टॉपिक, यू कैन ज्वाइन. आप मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप में. वो भी हिंदी में ही होगी एंड उस एक पर्टिकुलर टाइम पे होगी. मैं आपको बता देती हूँ व्हेन इज़ द नेक्स्ट स्पेशल अपकमिंग सेशंस क्या हैं मेरे. तो रूलिंग द कंट्री साइड, जो आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे, रूलिंग द कंट्री साइड इज़ ऑन 18 सितंबर एट 2:30 PM. ठीक है, 2:30 PM पे ये क्लास होगी. आप और इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं और इसके बारे में लिखना मोर अबाउट दिस चैप्टर, यू नीड टू कम इन माई स्पेशल क्लासेस. आपको मेरी स्पेशल क्लासेस में आना पड़ेगा. ये मेरी लिस्ट है. वैसे रिसोर्सेज की मेरी क्लास हो चुकी है 9 सितंबर को एट 2:30 PM. ऐसी मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस होती हैं. आप मेरी क्लास में अगर जाना चाहते हैं तो यू नीड टू, चलो मैं आपको उसका प्रोसेस बता देती हूँ. अनअकैडमी लाइव स्पेशल क्लासेस का क्या फ़ायदा है? लाइव रियल टाइम इंट्रैक्शन यूजिंग द चैट एंड द इमोजीज. आप अपने चैट कर सकते हो मुझसे, इमोजीज यूज़ कर सकते हो और बहुत ऐसी चीज़ें हैं. आज द क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब. क्वेश्चन टैब आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या फ़ायदा है उसका? यू कैन सॉल्व योर डाउट्स. आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं. क्वेश्चन टैब के अंदर अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं. ठीक है. देयर इज़ ऑल्सो फ्यू फीचर्स. MCQ भी होता है. अब देखो, अब हम कुछ लर्न कर रहे हैं, MCQs और पोल्स होंगे तो कितना अच्छा होगा. तो बेसिकली पोल्स होते हैं मोस्टली आफ्टर एवरी क्वेश्चंस. क्या हमने सीखा है, क्या पढ़ा है. देन वी हैव क्विज टाइम ऑल्सो. क्विज टाइम भी होते हैं जिसमें MCQs होते हैं. बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं. आप पोल्स में कर सकते हैं. देन वी हैव पोल लीडर बोर्ड दिखाया जाता है क्लास में और अच्छा कंपटीशन होता है, मज़ेदार कंपटीशन होता है आपके फ्रेंड्स के साथ. सो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरी अनअकैडमी की स्पेशल क्लास? कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? यू कैन यूज़ अनअकैडमी स्पेशल लर्नर ऐप. आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाके. आपको स्टार्ट लर्निंग ऑन दी अनअकैडमी. ठीक है, गेट स्टार्टेड. फिर उसके बाद आप मेरा, यू कैन यूज़ माई मोबाइल नंबर, राइट. यू कैन एंटर योर नंबर, यू नॉट माई मोबाइल नंबर, यू नीड टू एंटर. आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और आपको एक OTP SMS के द्वारा प्राप्त किया जाएगा. वो आपको OTP डालना है इधर. ठीक है. फिर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है जिसमें आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और आपका रेजिडेंस वगैरह सारी डिटेल्स उसके अंदर भरनी है.
कितना आसान है ये प्रोसेस, राइट। हाउ टू ज्वाइन माई स्पेशल क्लासेस। तो उसके बाद ये प्रोसेस होगा। फिर उसके बाद हाउ अ गोल आर यू प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम क्लास 6 to 12th। सिलेक्ट योर क्लास फ्रॉम CBSE क्लास 6 के हो, आप 7th के हो, 8th के हो। जैसे हम 8th के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो आप क्लास 8 सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप प्रोफेट लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई सब्जेक्ट इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ जाके फॉलो भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे सर्च करेंगे नेहा सूद तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो का लिंक आएगा, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन द स्पेशल क्लास लिंक। आपको वहाँ पे दिख जाएंगी मेरी कौन सी स्पेशल क्लासेस शेड्यूल्ड हैं, कौन सी क्लासेस होने वाली हैं। क्लिक ऑन नोटिफाई मी। आपको अगर याद नहीं रहता क्लास में कि आज मैम की क्लास है तो आप नोटिफाई मी पे क्लिक कर सकते हैं एंड यू विल गेट नोटिफाइड 10 मिनट्स बिफोर द क्लास। क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्लास शुरू होने वाली है, आप ज्वाइन कर लो। यू कैन यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल क्लास। तो सबको मेरा कोड याद हो गया है, NEHAYT लाइव। So my code is NEHAYT live। आप मेरा ये कोड यूज़ कर सकते हैं वंस यू डाउनलोड दी अनअकैडमी ऐप, और जब भी आपको मेरी क्लास देखनी है यू कैन यूज़ माई कोड। अब मैं आपको हमारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस भी हैं, यू कैन ऑल्सो बाय दैट। अनअकैडमी के मैं आपको सब्सक्रिप्शन बता देती हूँ। लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, top educators of India, regular doubt solving, exhaustive coverage of syllabus, mentorship and guidance, study material, practice tests, लाइव टेस्ट सीरीज़ और बैच कोर्सेज भी होते हैं जिसमें आपको पूरी चैप्टर की रिवीजन भी कराई जाएगी, प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, राइट। तो रेज अ हैंड फीचर भी है जहाँ से आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, अपने एजुकेटर से बात भी कर सकते हैं। यू कैन स्पीक टू द लर्नर्स इन द लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज एंड हाईली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस। एजुकेटर्स कैन ड्राइव इंगेजमेंट विद क्विज होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, वन ऑन डिस्कशन आप मेरे साथ कर सकते हैं लाइव क्लासेस के अंदर। तो जैसे कि लेट्स क्रैक हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या आने वाले हैं, तो लेट्स क्रैक हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स फॉर प्लस एंड चैम्पियनशिप फ्री टेस्ट भी चल रही है। यू कैन गो एंड अटेंड, जिसमें MCQs क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 30 एवरी थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। 7 अगस्त से लेके 26 सितंबर तक चल रहे हैं। लॉग इन टू द unacademy.com टुडे, आप ये खोल सकते हैं। चैम्पियनशिप फेस्ट सीरीज, मैथ साइंस SST टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, 45 minutes, number of questions are 20 and every Monday, Wednesday and Friday. So the plan starts for 696 से प्लान स्टार्ट होता है एंड यूज़ माई कोड NEHAYT लाइव फॉर 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो अनअकैडमी का एक और फीचर है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, वेयर यू विल गेट पर्सनल मेंटर मिलेगा, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द सब्सक्रिप्शन। The plan starts as low as 1446 only per month. All subjects are included. Use my code NEHAYT live for 10% discount. NEHAYT लाइव आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, NEHAYT लाइव। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम। आप टेलीग्राम अगर आपके पास ऐप है या डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का मेरा नाम है, ये लिंक है, जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक और आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, जिसमें आपको मेरी क्लासेस के अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। Link is in the description. So thank you everyone, my rock stars. Thank you all for attending my class.
एंड आई होप यू enjoyed. आपको मज़ा आया ये चैप्टर पढ़ने में, रूलिंग द कंट्री साइड. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत कुछ नया सीखा हमने इसके अंदर, बहुत ही सब कुछ हुआ. सो रूलिंग द कंट्री साइड. थैंक यू एवरीवन. आई होप you all enjoyed this class. See you in the next class. Thank you.